वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी जीके से संबंधित विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका एक वीडियो हमने पहले बना चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए। तो उसके ही दूसरे भाग को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थल के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन से उद्योग और उनसे कौन सा स्थल संबंधित है। तो हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख उद्योग और उससे स्थल के बारे में जानेंगे। जैसे पीतल पात्र, तो पीतल पात्र कहाँ मिलता है? मुरादाबाद में। पीतल पात्र मुरादाबाद। कैंची मेरठ। कत्था बरेली। टेराकोटा गोरखपुर। बेंत उद्योग बरेली। लकड़ी नक्काशी सहारनपुर। खेल का सामान मेरठ। तो एक बार फिर से, पीतल पात्र के लिए मुरादाबाद, कैंची के लिए मेरठ, कत्था के लिए बरेली, टेराकोटा गोरखपुर, बेंत उद्योग बरेली, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर, खेल सामान मेरठ। खेल सामान मेरठ। आगे सीमेंट दादरी में। कागज़ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। तो कागज़ के लिए सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। दिया सलाई बरेली। चमड़ा आगरा और कानपुर। तो चमड़ा के लिए दो स्थान प्रसिद्ध हैं, एक आगरा, दूसरा कानपुर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस के लिए क्या प्रसिद्ध है। जैसे कैंची के लिए मेरठ, कत्था बरेली, पीतल मुरादाबाद, टेराकोटा गोरखपुर, बेंत उद्योग बरेली, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर, खेल सामान मेरठ, सीमेंट दादरी, कागज़ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, दिया सलाई बरेली। इसके अलावा चमड़ा आगरा और कानपुर। अब पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कब गठन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक से संबंधित विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, उन विकास प्रकरणों का कब गठन किया गया था, गठित वर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे नोएडा, इसका पूरा नाम है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना सन 1976 ईस्वी में की गई थी। तो नोएडा का पूरा नाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1976 में। फिर बीडा, यानी कि कहाँ है? भदोई में। भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो बीडा या भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में। इसके अलावा गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पूरा नाम है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में। सीडा, यानी कि सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में। फिर ग्रेटर नोएडा में है बृहद नवीन ओखला इंडस्ट्रियल प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में। फिर लीडा, यानी कि लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2005 में। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में। तो नोएडा यानी कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 में। बीडा भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989। ग्रेटर नोएडा यानी कि बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1991। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001। दोस्तों, आप सभी के लिए इस वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज है, तो वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा। लास्ट में आपको एक सरप्राइज भी दूंगा। तो अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश भदोही खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 ईस्वी में। अब उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो नोएडा है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में
है। फिर क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत कहाँ कहाँ क्लस्टर बनाए गए उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्लस्टर विकास योजना कब आया था 2006 में, और इसके तहत कहाँ कहाँ कौन कौन से क्लस्टर बनाए गए हैं। जैसे कारपेट क्लस्टर्स भदोही में, तो कारपेट क्लस्टर हमारे भदोही में है। ग्लास बीड्स वाराणसी में। कालीन कास्टर मिर्जापुर वेब सीरीज भी आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कालीन भैया रहते, तो कालीन क्लस्टर मिर्जापुर। पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर। लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर, और चौरी चौरा गोरखपुर में चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। तो चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। तो कारपेट क्लस्टर भदोही में, ग्लास बीड्स वाराणसी, कालीन क्लस्टर मिर्जापुर, पाटरी क्लस्टर खुर्जा या बुलंदशहर, लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा कितना है? 2%। तो 2% खनिज संपदा है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम कब बना था? तो 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम बना था 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी, जिसे खनिज विकास या उद्योग का दर्जा मिला? तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति की घोषणा 1998 ईस्वी में की गई थी, जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। किसकी दृष्टि से? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो पहला क्वेश्चन कि कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। और कोयला प्रदेश के सिंगरौली और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। तो कोयला सिंगरौली और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। इसके अलावा सिलिका सैंड या फिर कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो सिलिका सैंड या फिर कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है, जबकि आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो सिलिका सैंड या कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और प्रथम पर कौन है? तो प्रथम पर है आंध्र प्रदेश। सिलिका सैंड कहाँ पाया जाता है? तो सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सेकेंड स्थान है। प्रथम है आंध्र प्रदेश का। सिलिका सैंड उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो प्रयागराज में, बांदा में, चित्रकूट में, चंदौली, झांसी। तो सिलिका सैंड प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? तो सिलिका सैंड यानी कि बालू प्रदेश की गंगा और यमुना नदियों से मुख्यतः प्राप्त होता है। तो सिलिका सैंड प्रदेश के 2 नदियों गंगा और यमुना से प्राप्त होता है। अब प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा खनिज कहाँ उत्पादित होता है। जैसे चूना पत्थर, तो चूना पत्थर मिर्जापुर, कजराहट, सोनभद्र में पाया जाता है। तो चूना पत्थर 2 जगह मिलता है, एक मिर्जापुर, दूसरा सोनभद्र में। और सोनभद्र के कहाँ? कजरहाट में। तो चूना पत्थर मिर्जापुर में और कजरहाट में, सोनभद्र में। बाक्साइट मिलता है बांदा, चंदौली और हिंडाल को रेडू
कूट। तो बांदा 2 जगह मिलता है, बॉक्साइट 2 जगह मिलता है, एक बांदा दूसरा चंदौली, और चंदौली में कहाँ, हिंडाल्को रेणुकूट में। तो बॉक्साइट बांदा और चंदौली में, जबकि चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में। फिर डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा तीनों जगह पाया जाता है। डोलोमाइट हमको मिलेगा मिर्जापुर से भी, सोनभद्र से भी और बांदा से भी। हीरा मिलता है हमें बांदा और मिर्जापुर से। तो हीरा हमें 2 जगह से प्राप्त होता है, एक बांदा और दूसरा मिर्जापुर। तो हीरा बांदा और मिर्जापुर से। फिर ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार, मिर्जापुर। तो ग्रेफाइट भी 2 जगह से मिलता है, एक हमीरपुर से और दूसरा मिर्जापुर के चुनार से। तो ग्रेफाइट 2 जगह, हमीरपुर, मिर्जापुर, और मिर्जापुर में कहाँ, चुनार से। यूरेनियम सिर्फ 1 जगह मिलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है कि यूरेनियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो यूरेनियम हमें उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से प्राप्त होता है। तो यूरेनियम ललितपुर से प्राप्त होता है। फिर जिप्सम हमें झांसी और हमीरपुर से प्राप्त होता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर से मिलता है। तो जिप्सम हमें झांसी से और हमीरपुर 2 स्थानों से प्राप्त होता है। फिर तांबा हमें ललितपुर और सोनराई क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो तांबा हमें ललितपुर और सोनराई क्षेत्र से प्राप्त होता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर से, तांबा ललितपुर और सोनराई क्षेत्र से। नेक्स्ट सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र से। तो सैंडस्टोन मिर्जापुर, सोनभद्र से। फायर क्ले मिर्जापुर से प्राप्त होता है। तो एक बार हम और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होता है। चूना पत्थर मिर्जापुर, कजराहट, सोनभद्र। बॉक्साइट बांदा, चंदौली, और चंदौली में हिंडाल्को रेणुकूट। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। हीरा बांदा और मिर्जापुर से। ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार, मिर्जापुर से। यूरेनियम ललितपुर से प्राप्त होता है। इसके अलावा जिप्सम झांसी और हमीरपुर से। तांबा ललितपुर के सोनराई क्षेत्र से। सैंडस्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र से। फायर क्ले मिर्जापुर से। फिर उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब आई, तो उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति सन 2003 ईस्वी में आई हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति 2003 ईस्वी में आई। फिर राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत उत्पादन का है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है विद्युत उत्पादन में, तापीय विद्युत का। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सा है, तो राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हरदुआगंज तापीय परियोजना है, जो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। और ये किसकी सहायता से शुरू हुआ था, तो ये रूस की सहायता से शुरू किया गया था। तो राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हरदुआगंज ताप परियोजना कब शुरू हुआ, 1942 ईस्वी। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। यानी कि ये परियोजना हमारे देश की आज़ादी के पहले से ही चालू हुआ था। फिर राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो राज्य की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना है। जबकि सबसे पुरानी तापीय परियोजना हरदुआगंज तापीय परियोजना है, जो 1942 में चालू हुआ। और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना है, जो कि सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, सोनभद्र के पिपरी में। फिर परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, ये झांसी में है। तो परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में स्थित है। तो पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में स्थित है। फिर से परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में, अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र, पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आगे, राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र। तो राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोड़ा है, जो कि बुलंदशहर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1991-92 ईस्वी में की गई थी, और ये भारी जल आधारित विद्युत परियोजना है। तो राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोड़ा कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1991-92 में, और ये भारी जल आधारित विद्युत परियोजना है। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र। तो प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र 3 हैं, औरैया, आंवला और दादरी। तो एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र की स्थापना 3 किया गया है, जिनमें एक औरैया है, आंवला है और दादरी। तो ये 3 स्थानों पर स्थित है। औरैया, आंवला, दादरी किस आधार पर हैं? गैस आधारित एनटीपीसी के संयंत्र हैं। माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो माता टीला जल विद्युत परियोजना झांसी में है, और ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। कहाँ है? झांसी में। फिर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है। तो सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र ऊपरी गंगा नहर पर स्थापित किया गया है। तो सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र ऊपरी गंगा नहर पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान यानी कि नेडा की स्थापना कब की गई? तो नेडा की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई, जिसे उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व और दृष्टिकोण को वैकल्पिक ऊर्जा विकास के रूप में स्थापना की गई। तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान यानी कि नेडा की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई। अब जानेंगे कि निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ। निजी क्षेत्र मतलब यानी कि प्राइवेट सेक्टर की विभिन्न जो प्रमुख विद्युत इकाइयाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे रोजा ताप विद्युत परियोजना ये शाहजहांपुर में है, और इसकी संचालन रिलायंस कंपनी कर रही है। तो रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है, और कौन सी निजी कंपनी इसका संचालन कर रही है? तो रिलायंस इसका संचालन कर रही है। 12 या फिर संगम ताप विद्युत परियोजना ये प्रयागराज में है, और जेपी कंपनी इसका संचालन कर रही है। फिर ललितपुर ताप विद्युत परियोजना। तो ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है, और बजाज ग्रुप इसका संचालन कर रही है। तो रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में रिलायंस कंपनी इसका संचालन कर रही है, जबकि 12 ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में जेपी कंपनी संचालन कर रही है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में बजाज ग्रुप संचालन कर रही है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले। तो सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले कौन से जिले हैं जिन्हें केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त है? तो 3 जिले हैं, आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। तो केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिलों में आगरा है, मुरादाबाद है और प्रयागराज है। नेक्स्ट, शीतला विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तो शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। तो शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है। तो रामपुरा गांव है जो कि झांसी में स्थित है, उसका अपना सोलर पावर प्लांट है, और वो 8.7 किलोवाट का है। तो अपना खुद का सोलर पावर प्लांट किसका है? रामपुरा गांव का। कहाँ है रामपुरा गांव? झांसी में है। कितने वाट का है? 8.7 किलोवाट का है। ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर सोनभद्र के ओबरा नामक स्थान पर स्थित है। तो ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर सोनभद्र के ओबरा नामक स्थान पर स्थित है। अब आगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक
धार्मिक स्थल व पर्यटन कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहले हम इसके विकास की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, मतलब पर्यटन को एक उद्योग के रूप में कब अपनाया गया। तो 1988 ईस्वी में पर्यटन को एक उद्योग के रूप में अपनाया गया। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में, जबकि पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1988 ईस्वी में दी गई। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट। तो प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट आगरा, लखनऊ, वाराणसी सर्किट है। तो प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में कौन सा सर्किट विकसित हो रहा, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। इसके अलावा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्मारक शामिल है। एक ताजमहल शामिल है। ये 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था और आगरा का किला भी 1983 ईस्वी में ही शामिल हुआ था। एक और है फतेहपुर सीकरी। तो यूनेस्को में कि विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के 3 स्मारक शामिल हैं, जिनमें ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा है। तो ताजमहल है और ये भारत का भी है पर्यटन के लिए। तो विदेशी पर्यटकों या भारत के पर्यटकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल ताजमहल है। और ताजमहल कहाँ है, आगरा में स्थित है। तो ताजमहल आगरा में है और ये विदेशी और भारत सभी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। मैत्रेय परियोजना। तो मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना थी जो बौद्ध परिपथों का निर्माण कर रही थी। तो मैत्रेय परियोजना किसके सहयोग से चल रही थी, जापान के सहयोग से। और ये परियोजना क्या कर रही थी, बौद्ध परिपथों का निर्माण कर रही थी। तो मैत्रेय परियोजना का संबंध बौद्ध परिपथों के निर्माण से है और किसकी सहायता से चलाया गया था, तो जापान की सहायता से चलाया गया था। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। यानी कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्मस्थल हमारा देश की जिला अयोध्या में है। तो पहले ऋषभ देव की भी जन्मस्थली, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी या संस्थापक थे ऋषभ देव, उनकी भी जन्मस्थली ही अयोध्या है। तो इनको लेकर टोटल 5 लोगों की जन्मस्थली अयोध्या थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और ये यज्ञ उन्होंने कहाँ किए, तो यज्ञ इन्होंने अयोध्या में किए थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और ये यज्ञ अयोध्या में किए थे। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ है, तो अहिच्छत्र बरेली जनपद में है, जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। तो महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र वर्तमान के बरेली जनपद में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल यानी कि पूर्वी तरफ आलमगीरपुर स्थित है, जो मेरठ में स्थित है और हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है और कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। किस नदी के तट पर स्थित है, तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कपिलवस्तु के और यानी कि शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ है, तो कपिलवस्तु या शाक्य गणराज्य की राजधानी पिपराहवा सिद्धार्थनगर में स्थित है। तो कपिलवस्तु या शाक्य गणराज्य की राजधानी पिपराहवा सिद्धार्थनगर में स्थित है। नेक्स्ट,
बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है, जो महाजनपद काल में वत्स जनपद की राजधानी थी। तो कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी थी। और ये बौद्ध और जैन दोनों स्थलों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है और ये वत्स जनपद की राजधानी थी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित है। तो प्रसिद्ध जैन तीर्थ एक स्थान है जो प्रभासगिरी है, वो कौशाम्बी में स्थित है। फिर भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली था। तो भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली कड़ा यानी कि कौशाम्बी में था। तो भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली कड़ा कौशाम्बी में था। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान कहाँ है? तो अकबर के नवरत्न में सबसे बुद्धिमान नवरत्न बीरबल थे, जिनका जन्म स्थान कालपी उत्तर प्रदेश में है। तो बीरबल का जन्म स्थान कहाँ है? कालपी उत्तर प्रदेश में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ? काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। और पार्श्वनाथ को ही सांपों का देवता भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म स्थान काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। फिर जयचंद ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और चंदावर कन्नौज और इटावा की सीमा पर स्थित है। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। कहाँ चंदावर स्थित है? कन्नौज और इटावा के पास। और चंदावर के युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जौनपुर, जिसे सिराज ए हिंद कहा जाता है, की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर का पहला बात तो ये कि जौनपुर का दूसरा नाम क्या है? तो जौनपुर का दूसरा नाम सिराज ए हिंद है। और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक जोना खां के स्मृति में की थी। तो जौनपुर या सिराज ए हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसके याद में की थी? मोहम्मद तुगलक या जोना खां के याद में की थी। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो दशावतार मंदिर किस काल में निर्मित हुआ? गुप्त काल में निर्मित हुआ। और ये कहाँ है? देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और किस काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था? तो गुप्तकालीन काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। आगे, हर्षवर्धन ने प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और वह हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था? प्रयागराज में करता था। तो हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयागराज में करता था। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी कौन थी? तो गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी प्रयागराज थी। तो गुप्तों ने प्रयागराज को अपनी धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी बनाया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान बरन, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। तो जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान है बरन या फिर बुलंदशहर। तो जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान कहाँ है? बुलंदशहर में। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, जो रमाबाई नगर में स्थित है। और रमाबाई नगर कानपुर देहात में स्थित है। तो गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान भीतरगांव रमाबाई नगर में स्थित है। और ये रमाबाई नगर कानपुर देहात में स्थित है। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है। तो गुप्तकालीन स्थल भीतरी गाजीपुर में स्थित है। तो भीतरी कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। और भीतरी क्या था? गुप्तकालीन स्थल था।
सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूफी संत से शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं में हुआ था। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? तो सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तिदार था और इल्तुतमिश ने ही इक़्ता प्रणाली शुरू की थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? 1857 ईस्वी में शुरू हुआ। और एक कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था और इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम? तो सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी के निकट स्थित है और सारनाथ का अन्य नाम ऋषिपत्तनम या मृगदाव है। तो सारनाथ के दो अन्य नाम है, एक ऋषिपत्तनम, दूसरा मृगदाव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और उनके पहले उपदेश को क्या कहा गया? तो पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धमेक स्तूप धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी के पास। सारनाथ के अन्य दो नाम क्या हैं? ऋषिपत्तनम और मृगदाव। नेक्स्ट, बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्जा की अनुमति दिया तो कहाँ दिया थे? संघ किसा में। तो बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्जा की अनुमति कहाँ दिए थे? संघ किसा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्षा काल कहाँ व्यतीत किए? तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल यानी कि 25 वर्ष तक श्रावस्ती में व्यतीत किए और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षा काल 25 वर्षों तक श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल थे और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान हुआ था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। आगे, कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र मथुरा था। तो कुषाणों की पूर्वी साम्राज्य की राजधानी या फिर उनकी मूर्ति कला या व्यापार का प्रमुख केंद्र मथुरा था। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था तो उस स्थान का क्या नाम है? तो प्राचीन काल में एक स्थान था ब्रह्मवर्त तीर्थ जहाँ किसका आश्रम था? महर्षि वाल्मीकि का। उस स्थान का वर्तमान में नाम बिठूर है। तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था उसका वर्तमान में नाम बिठूर है और पहले वो ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध था। बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च कौन सा? तो बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च सरधना मेरठ में स्थित है। तो बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च सरधना मेरठ में स्थित है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है। तो पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ नेमिषारण्य को कहा जाता है या इसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की सर्वोपरि तीर्थ नेमिषारण्य को कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि नेमिषारण्य कहाँ स्थित है? तो नेमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित है। तो नेमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। फिर
जैनों की काशी किसे कहा जाता है? तो जैनों की काशी हस्तिनापुर को कहा जाता है। तो जैनों की काशी हस्तिनापुर को कहा जाता है। पृथ्वी का सर्वोपर तीर्थ नैमिषारण्य है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध संत सैयद सालार या मसूद गाजी दोनों का ही दरगाह बहराइच में स्थित है। तो संत सैयद सालार व मसूद गाजी दोनों का दरबार कहाँ? बहराइच में स्थित है। नगर महोदय श्री, तो नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो नगर महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है और कन्नौज को ही इत्र नगरी कहा जाता है। तो कन्नौज के दो नाम प्रसिद्ध हैं, एक नगर महोदय श्री, दूसरा इत्र नगरी। तो कन्नौज को नगर महोदय श्री और इत्र नगरी भी कहा जाता है। आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। तो आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था? 1504 ईस्वी में। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। मुगल काल शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मुगल काल शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। तो मुगल काल शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। तो प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? तो देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। महाजनपद काल में पूर्वी पंचाल जनपद की राजधानी कंपिल किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्मस्थान रहा है? तो महाजनपद काल में पूर्वी पंचाल की राजधानी क्या थी? तो काम्पिल थी। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि महाजनपद काल में पूर्वी पांचाल की राजधानी काम्पिल थी और काम्पिल महाभारत कालीन दो महान चरित्रों का जन्मस्थली भी है, एक द्रौपदी और दूसरा द्रोणाचार्य। तो काम्पिल में द्रौपदी और द्रोणाचार्य जो दोनों का जन्मस्थान है और काम्पिल ही महाजनपद काल के पूर्वी पांचाल जनपद की राजधानी थी। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी। तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी और इसी कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? कुशीनगर में। और कुशीनगर महाजनपद काल के गणराज्य मल्ल की राजधानी थी। तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था। किसके शासन काल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? तो अवध की पहले राजधानी क्या थी? फैजाबाद। और फैजाबाद से अवध की राजधानी कहाँ लाई गई? लखनऊ। किसके काल में? नवाब आसफउद्दौला। तो नवाब आसफउद्दौला ने फैजाबाद से अवध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी भदैनी 80 में हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के भदैनी 80 नामक स्थान पर हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। आप कभी ये मत लगा दीजिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में हुआ था। झांसी में इनका जन्म नहीं, बल्कि इनका जन्म वाराणसी के भदैनी 80 में हुआ था। प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है और कृपालु जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया था और वो जब भारत से वापस जा रहा था तो उसकी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी और यही गाजीपुर स्थान पर ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नामक स्थान पर स्थित है। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है। तो क्रांति का नगर किसे कहा जाता है? तो मेरठ को क्रांति का नगर कहा जाता है। तो
लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, क्रांति नगर मेरठ को हींग या गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हाथरस में सर्वाधिक हींग का उत्पादन होता है और वन जिला वन उत्पाद के तहत हाथरस के हींग को रखा गया है। तो वन जिला मतलब ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत 24 जनवरी 2018 ईस्वी में हुआ था और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरुआत किया गया। तो हाथरस से क्या प्रसिद्ध है? हींग और गुलाबी नगरी। तो इसीलिए हाथरस को हींग व गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा गोरखपुर के में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। तो चौरी चौरी घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। और चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर कौन सा है? तो विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर काशी वाराणसी में स्थित है। तो विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर किसे कहा जाता है? काशी वाराणसी को। उदयन बासोदत्ता की कप्पा संबंधित है। तो उदयन बासोदत्ता की कप्पा कौशाम्बी से संबंधित है। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है। तो जेके मंदिर कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो जेके मंदिर कानपुर में स्थित है। भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। जेके मंदिर कानपुर में, भारत माता मंदिर वाराणसी में। प्रसिद्ध परिष्ठानपुरी व ऋषभदेव की तपस्वी स्थल कहाँ स्थित है? तो प्रतिष्ठानपुरी या ऋषभदेव की तपस्थली झुंसी प्रयागराज में स्थित है। तो प्रतिष्ठानपुरी या ऋषभदेव की तपस्थली झुंसी प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। और इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2016 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ हुआ। तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ 2014 ईस्वी में किया गया था। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। वाराणसी में 80 घाट भी स्थित है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 80 घाट कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में 80 घाट स्थित है। चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित अतरंजी खेड़ा कहाँ स्थित है? तो चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित अतरंजी खेड़ा एटा जिला में स्थित है। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? तो स्वामी हरिदास निधिवन वृंदावन में निवास करते थे। तो स्वामी हरिदास निधिवन वृंदावन में निवास करते थे। तो आगे का दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब आज के लिए इतना ही। अब कल से आप लोगों के लिए डेली यूपी पुलिस में आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जीएस का, उनका क्लास चलेगा। और हिंदी का तो डेली आपको एक दिन जीएस की क्लास मिलेगी, एक दिन हिंदी की पीवाई की सीरीज और एक दिन आपका यूपीजी के जो जैसा ये चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज अब से डेली जीएस की एक क्लास, जो कि इसमें पूरा पीवाईक्यू कवर किया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।